केबीसी में करोड़पति पति। सूरज के जीवन का एक ही फंडा था कि मेहनत तो गधा भी करता है, घर बैठे जो कमाए समझदार वही होता है। इसीलिए उसने कभी नौकरी ही नहीं ढूंढी। इस बात से हालांकि उसकी पत्नी शिखा बिल्कुल भी अग्री नहीं करती थी, पर फिर भी सूरज को समझाना बेकार था। टीवी में कैसे बनोगे करोड़पति का ऐड देखकर उसे लगा कि बस अब तो घर बैठे ही वो करोड़पति बन सकता है, और उसके पीछे उसने अपने सारे सोर्सेस एक्टिव कर दिए। 2 हफ्ते में उसके कलीग के साले के पड़ोसी के बेटे का सोर्स निकलता है जो कि उसे शो में पहुंचा सकता है, और सूरज उससे मिलने चला जाता है। अच्छा, तो हमें मुकेश जी बता रहे थे कि आप हमें शो में पहुंचा सकते हैं। हाँ, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं कल अगर कोशिश करूँ तो इसी महीने में आपका नंबर आ जाएगा। अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा, वो सिलेबस और क्वेश्चन पेपर का कोई जुगाड़ है क्या? हैं? उसका तो कोई जुगाड़ नहीं है। तो वो वाकई में कुछ भी पूछ सकते हैं? हाँ, वो तो बच्चन जी पर है, जो पढ़ते हैं वो पूछ लेते हैं। पहली कोशिश फेल होने पर अब सूरज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर जवाब कहाँ से लाए। तब शिखा ने एक सजेशन दिया, क्यों ना सूरज अपने चचेरे भाई सुमित से मदद मांगे, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। हालांकि इतनी मेहनत करना सूरज को समझ में नहीं आता था, पर कोई और रास्ता ना मिलने पर वो आखिर सुमित से बात करता है। अरे सुमित, हमारा कैसे बनोगे करोड़पति के लिए सिलेक्शन होने वाला है। तुम हमें थोड़े चिट बनाने में मदद करोगे क्या? अरे भैया, चिट बनाए तो सालों हो गए, उसमें हमारा एक्सपर्टीज नहीं है, बल्कि आप बोलो तो हम आपकी पढ़ने में ज़रूर मदद कर सकते हैं। हट, कैसी अनाप शराब बातें कर रहा है तू। सूरज ने सुमित को मना तो कर दिया था, पर तैयारी करने के सिवाय कोई चारा उसे दिख भी नहीं रहा था, खासकर जब 12 के पेपर लीक करने के एक्सपर्ट शुक्ला जो भी हाथ जोड़ लेते हैं। आखिर सूरज को सुमित के पास जाना ही पड़ा, और उसने सुमित और शिखा से वादा किया कि वो बहुत मेहनत करेगा। 1 महीने की तैयारी के बाद फाइनल हुआ कि शो से 1 हफ्ते पहले एक ट्रायल खेला जाएगा, जहां पर सारे रिश्तेदार ऑडियंस की जगह पर होंगे और शिखा सवाल पूछेगी। दूर दराज से भी रिश्तेदार आकर हाजिर हो गए देखने कि आखिर कैसे बनेगा सुमित करोड़पति। सब कुछ सेट था, और इतने में सूरज आकर अपना स्पीच देता है। ये 1 महीना मेरे लिए आसान नहीं था, पर अपने भाई सुमित और अपनी पत्नी शिखा की मदद से मैं इतनी दूर पहुंच पाया हूँ। मेरे मम्मी पापा के आशीर्वाद ने भी बहुत साथ दिया है मेरा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के शो में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साक्षी पहला सवाल पूछती है और पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अरे रुकिए, तो ऑप्शंस तो देने दीजिए। इतने में 5वीं कक्षा का चिंटू बोल उठता है। अरे क्या मामा, आप तो पहले सवाल पर ही आउट हो गए। अरे बेटा, पहला सवाल तो ट्रायल होता है ना। अरे तुम अब देखना। देखने जैसी बात तो थी ही। सूरज को इतना शांत किसी ने नहीं देखा था। कभी कभी तो लगता था मानो सूरज आंख खोलकर ही सो गया हो। मामा जल्दी करो प्लीज, कल सुबह पनवेल भी तो निकलना है। अरे हट, कंसंट्रेट करने दे मुझे। 3 सवाल में 3 लाइफलाइन खत्म हो चुकी थी, और अब चौथे सवाल पर भी सूरज का मौन नहीं टूटा। पर सूरज अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उधर हर कोई सूरज को छोड़ सुमित को देख रहे थे। आखिर सुमित ने ही तो पढ़ाया था सूरज को। गजब बेइज्जती है यार। अरे बेटा, तो बाप का, दादा का, भाई का, सबका नाम बुड़वाएगा। अरे 3 लाइफलाइन ले ली तो भी तेरा कुछ नहीं होना है। अरे कोई इतनी बात करता है क्या शो पर? अरे बेटा, शो पर तेरे जैसे भी तो नहीं आते ना। सूरज की ये जंग आखिर 1 घंटे बाद 5वें सवाल पर खत्म हो गई, जब उसने इंडिया के नेशनल बर्ड का नाम कहा, कौवा।
अरे बेटा, मजा तो बहुत आया, बस थोड़ा टाइम पर खत्म होता तो आनंद भी आ जाता। ताने बारिश के बूंदों की तरह बरस रहे थे और सूरज को भी समझ आ रहा था कि ये करोड़पति बनना शायद उसके बस के बाहर की बात है। पर वो आखिर ये बात मान कैसे लेता? वो सख्त लौंडा जो ठहरा, उसने सोचा कि बेइज्जती तो हो ही चुकी है, पर अगर मैं हार नहीं मानूं तो शायद कुछ हो सकता है। शिखा, तुम देखना, असली शो में आग लगा दूंगा, आग। करोड़पति बनूंगा मैं। हाँ, सब्जियां खत्म हो गई है घर पे, ले आओ। पहले पति बन जाओ, फिर करोड़पति बनना। अरे गजब बेइज्जती है यार। बेटा, अभी तो घर पर ही हुई है, 1 हफ्ते में तो तुम देश के सामने करवा कर आओगे। वैसे जब टीवी पर जाओ ना तो बस अपने मम्मी का ही नाम लेना, ठीक है? कोई पूछे तो बोलना कि पापा नहीं है मेरे। अरे पढ़ाई की, पेपर निकलवाए, इतने सारे लोगों को खाना खिलवाया, क्या फ़र्क पड़ा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेहनत तो गधा भी करता है, घर बैठे जो कमाए वही सिकंदर। लेकिन मामा, गधे भी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कौन बनेगा नेता? नगर निगम के चुनाव पास आने वाले थे। पूरे कानपुर शहर में टिकट को लेकर मारामारी शुरू थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में वार्ड नंबर 40 की सीट थी। वो इसलिए क्योंकि इस बार वहां की सीट महिला के लिए आरक्षित थी। अब सवाल ये था कि चुनाव लड़ेगा कौन। इससे पहले ठाकुर साहब वहां से पार्षद थे और इस बार उन्होंने अपनी पत्नी सीमा ठाकुर को टिकट दिलवाई और ठाकुर साहब की शान के कारण सीमा जी ने 20,000 वोटों से चुनाव जीत लिया। अरे बधाई हो सीमा भाभी, अब तो आप वार्ड की पार्षद बन गई हैं। अब तो हमारे काम आप ही करवाएंगी। अरे ये तो सिर्फ नाम की पार्षद बनी है, वो तो महिला सीट आ गई, वरना पार्षद तो मुझे ही बनना था। अब भले ही चेहरा इसका होगा लेकिन पावर तो मेरी ही होगी। अरे वाह भाई साहब, क्या दिमाग लगाया है आपने भी। आइए आप लोग, खाना लगा दिया है सबके लिए। सीमा जी पार्षद बन चुकी थीं, फिर भी उनकी एक ना चलती। सारे काम ठाकुर साहब खुद ही संभाल लेते और जहां जरूरत पड़ती वहां सीमा जी का अंगूठा लगवा लेते। सीमा जी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। एक दिन ठाकुर साहब और सीमा एक प्रोग्राम में जाते हैं। अरे ठाकुर साहब, आप आ गए। ओहो, पार्षद मैडम भी आ गई हैं। स्वागत है आप दोनों का। लगता है हमारे पार्षद फंड का सही इस्तेमाल हो रहा है। चलिए अब उद्घाटन करते हैं। ये लीजिए ठाकुर साहब, कैची, आप ही सबसे पहले प्रवेश कीजिए। सब लोग आगे निकल जाते हैं और सीमा जी पार्षद होने के बावजूद भी पीछे खड़ी रह जाती हैं। वो देखती हैं कि वेलकम बोर्ड पर उनका नाम है, लेकिन महिला होने के कारण कोई उनका सम्मान नहीं कर रहा। अगले दिन एक आदमी उनके घर आता है। अरे ठाकुर साहब नमस्कार। कल ना हम नोटिस किए कि हमारा घर तो अवैध है और नगर निगम वाले उसे तोड़ने आ रहे हैं। अरे कुछ कीजिए ना ठाकुर साहब। देखो भाई, मैं तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, पर अगर तुम सबकी जेब गर्म कर दो तो कुछ हो सकता है। कुल मिलाकर 4 लाख लगेंगे। अरे 4 लाख ठाकुर साहब? अरे भाई, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। दरोगा है, इंजीनियर बाबू है, बड़े साहब है, सबको देना पड़ता है ना थोड़ा थोड़ा। बोलो है मंजूर? तभी वहां अचानक सीमा जी आ जाती हैं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? पहले इन्हीं लोगों से तो आपने वोट मांगे, अब इनसे ही पैसे ले रहे हो। अरे चुप रहो तुम, तुम्हारा काम है सिर्फ अंगूठा लगाना, तुम वही किया करो। मुझे दूसरे काम तुम मत सिखाओ, समझी? और तुम ना जाओ, अब पैसे लेकर आओ, वरना जेसीबी किसी भी वक्त आती होगी। सब कुछ ऐसे ही चलते रहता है। एक दिन सीमा जी और ठाकुर साहब को एक लोकल मीटिंग में बुलाया जाता है। वहां पर कई और अधिकारी लोग भी मौजूद रहते हैं। अब मैं चाहूंगा कि ठाकुर साहब हमारे बीच 2 शब्द कहें।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबकी सेवा दिन रात कर पा रहा हूँ। आपने मेरी पत्नी को भारी मतों से जिताया है, इसलिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि हमेशा की तरह हमारे वार्ड में किसी को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अब मैं माननीय पार्षद मैडम को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। अपने नाम को बुलाया सुनकर सीमा जी एकदम चौंक जाती है। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जगह उन्हें मंच पर बुलाया जाएगा। जैसे तैसे वो मंच पर चढ़ती हैं। ऊपर जाते ही सीमा जी को सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि किस तरह उनके पति उन्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते और उनके नाम से गलत काम करते हैं। वो बोलने लगती हैं, मैं आपके वार्ड की पार्षद सीमा हूँ। आप में से बहुत कम लोग ही मुझे जानते होंगे, क्योंकि इससे पहले मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। सारे मौके मेरे पार्षद पति यानी आपके ठाकुर साहब ही लेते रहे, लेकिन आज ये मौका मुझे मिला है तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके ठाकुर साहब मेरे नाम की आड़ में गैर कानूनी काम करते हैं, जिस पर अंगूठों के निशान मेरे होते थे। इसीलिए मैं अपनी गलती मानती हूँ और आज अपने पद से इस्तीफा देती हूँ, ताकि आगे से कोई गलत काम ना हो पाए। अब फैसला आप सबके हाथ में है कि आप हमें क्या सजा देना चाहते हैं। सीमा जी की बातें सुनकर ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो शर्म से मुंह नीचा करके वहां से चले जाते हैं और पद से इस्तीफा देकर ही सही सीमा जी अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करती हैं।